अच्छा, इसमें ऐसा है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रेक से पहले हमारा कौन सा पॉइंट, ट्रांजैक्शन प्राइस करके। ज़रा एक बार फटाफट देख लो। इसमें ऐसा है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में दो पार्ट है, एक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एक जीएसटी के लिए। मुझे पता ना जो चीज़ जीएसटी वाला है वो आएगा क्या हमारे टीपी में, नहीं आएगा। हमारे में कौन सा आएगा, जो पीओ के लिए मिल रहा है। अच्छा, तो पीओ के लिए मतलब जो, और वो भी कौन सा जो मिलने वाला है हम सोच रहे, दैट इज विच एक्सपेक्टेड। व्हेन आई से एक्सपेक्टेड, इसमें आपका फिक्स्ड वाला भी कवर होता है और वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर होता ना तो उसमें खाली फिक्स वाला ही कवर होता था, वेरिएबल वाला कवर नहीं होता था। बोलते थे कि जो साल के एंड में, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब बुक करेंगे। अच्छा, मैं आपको अगर कुछ चीज समझाऊं सबसे पहले, चलो यहाँ पे फिक्स प्लस वेरिएबल माइनस वेरिएबल। इसमें फिक्स जो पहला डिसाइड किया गया है, वेरिएबल कंसिडरेशन में बोनस आता है। बोनस में मतलब यहाँ पे कुछ आप जल्दी काम करोगे तो मिलेगा, और एक दूसरा काम खत्म होने के बाद काम अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो मिलेगा। तो ये बोनस के कितने पार्ट है, दो, परफॉर्मेंस बोनस एंड क्वालिटी बोनस। समझता है इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। सबसे पहले ये वाली चीज कब ऐड होगी मालूम है, अगर रिवर्सल के चांसेस नहीं दिखते हैं आपको, मतलब उसको बोलते हैं नॉट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो ये आएगा। अगर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, पहली बार ये काम कर रहे हो, तो इस चीज को लिया जाएगा क्या, नहीं लिया जाएगा। ऊपर में नील आएगा, इधर ये, अगर ये वाला जो चीज है अगर इधर जाता है तो नील आएगा, इधर जाता है तो कुछ वैल्यू आएगा। और वो वैल्यू कैसे आएगा तो डिपेंड करता है कि जो वैल्यू है उसके लिए बाइनरी डिजिट, दो डिजिट्स मतलब दो प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल है या फिर मोर देन 2। मान लो आपका यहाँ पे ये परफॉर्मेंस बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस, तो उसके लिए कितने चांसेस है आपके, बहुत सारे चांसेस है। 2 महीने में खत्म होगा उसके कितने चांसेस है, 4 महीने में खत्म होगा उसके कितने चांसेस है, 6 महीने में खत्म होगा जल्दी उसके कितने चांसेस है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। और एक रहेगा आपका क्वालिटी बोनस। इसमें क्या रहेगा कि आपका काम जो है वो एंड में खत्म होने के बाद वेरीफाई किया जाएगा, अच्छा है या बुरा है। अगर रेटिंग के हिसाब से बराबर है तो आपको पैसा दिया जाएगा। क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे इस केस में दो ही चांसेस बनते हैं, यस और नो, बोनस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने का मोस्ट रिलायबल क्या है, मिलने के चांसेस है या फिर नहीं मिलने के चांसेस है। मिलने के चांसेस है तो पूरा रिकॉर्ड करो, नहीं मिलने के चांसेस है तो मत रिकॉर्ड करो। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा रहेगी वो पूरा रिकॉर्ड करने का। या फिर एक एग्जांपल लिया था इसके लिए जीएसटी का आपका, कि ये नहीं आएगा करके। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक एग्जांपल लिया था जिसमें आपको, अच्छा, एक पेनल्टी की भी बात समझाई थी, अगर डिले होने वाला है। पेनल्टी में भी आपका ये लग सकता है प्रोबेबिलिटी, कि आपको लगता है परफॉर्मेंस में कि आपका डिले होगा 4 महीने से, उसके इतने चांसेस है, डिले होगा 6 महीने से, उसके चांसेस है। तो इस वैल्यू को बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। कौन सा, एक्सपेक्टेड, जहां पे खाली एक ही वैल्यू लिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको बोलते हैं मोस्ट रिलायबल। जो एक ही वैल्यू उसको ही ले लो सीधा, मोस्ट रिलायबल करके। अच्छा, इतना एक चीज, ये सारा डिस्कशन हुआ था हमारा। अब हम बात करते हैं क्वालिटी बोनस के बाद। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव पेनल्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्रोटेक्टिव पेनल्टी का, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, रेंट पे दिया, हम है यहाँ पे, हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया। मैं खाली एग्जांपल ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के देता हूँ। यहाँ पे रेंट पे दिया तो मुझे पता हमें इनकम क्या रहेगा, रेंटल जो रहेंगे वो हमारे इनकम रहेंगे, जो भी रेंटल मिलेगा। अच्छा, इसका अलग से एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम डील करेंगे, अगर मैं बोलूँगा जिसको लीजिंग बोलते हैं, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीज। तो अभी हम वो इनकम नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो रेंटल हमारे लिए इनकम रहेगा। इसमें क्लॉज लिखा गया है, एक तो रेंट आपको 15,000 रुपये हर महीने का देना है पर मंथ, और इंटू 11 मंथ्स का अग्रीमेंट है। चलो ये तो है ही, तो हर महीने रेंट रिकॉर्ड करेंगे 15,000 इनकम करके। एक चीज़ और है, अगर 11 महीना खत्म होने के बाद एंड ऑफ 11 मंथ्स, अगर यहाँ पे एंड ऑफ 11 मंथ्स और 11th मंथ अगर जगह नहीं खाली की ना, तो सामने वाले को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। हर वीक का है तो पर डे का, 1 डे का। तो क्या लिखा गया यहाँ पे कि 11 महीने का है, अगर उसके बाद अगर आप ज़रा भी डिले करते हो तो आपको हर दिन का या फिर हर एक हफ्ते का बोल सकते हैं, हमने दिन रखा है कि आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा।
मुझे बताओ अगर आप ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे हो तो आपके लिए जो ट्रांजेक्शन प्राइस है उसमें ये तो पक्का आएगा 15,000 इंटू 11 और हर महीने का फिर 15 से रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो 5 लाख जो है वो वेरिएबल है, ऐसा सोच के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो कोई मिलने का ये नहीं है और वो प्रोटेक्शन के लिए खाली रखा गया है कि भाई इससे टेनेंट के मन में एक डर बना रहे कि अपने को डिले नहीं करना है, कि ऐसा आराम से बोले 11 महीना खत्म होता है फिर भी हम थोड़ा 5-10 दिन रह के बोलेंगे शिफ्टिंग हो रहा है करके, वैसा नहीं। ऑलरेडी लिख के दे दिया है कि भाई पेनल्टी लगेगा करके, तो ये फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस है। मेरे को बराबर 11वें महीने के एंड पे प्रॉपर्टी मेरा एज इट इज कंडीशन में मिलना चाहिए और जो भी है अपना डिले नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी वेकेट करने में। तो पहले दिन जब दिया इसके मिलने के कोई ये नहीं था। तो एक चीज़ है, अगर क्वेश्चन में प्रोटेक्टिव पेनल्टी आता है तो वो इनकम या फिर एक्सपेंस ऐसा इनकम नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ये इनकम के तौर पे काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज आपको मिलेगा करके प्रोटेक्टिव पेनल्टी करके। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव पेनल्टी रहेगा तो कंसिडर करने का टीपी में या इग्नोर करने का? इग्नोर करने का। तो वी कैन राइट वन नोट, प्रोटेक्टिव पेनल्टी इज इग्नोर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। TP in the sense transaction price. आगे बढ़े। अच्छा ना, आफ्टर डूइंग ये वाला प्रोटेक्टिव पेनल्टी वाला चीज़ करने के बाद अब हम जो समझेंगे वो ज़रा देखना उसके ऊपर। और AS7 और इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझा देता हूँ कि AS7 में क्या होता था और यहाँ पे ऐसा चीज़ क्या है जो थोड़ा सा अलग हो रहा है। ये खाली समझाने के लिए, ये नहीं लिखो तो भी चल जाता है, वैसे ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। AS7 में कैसा हो रहा था मालूम है? अगर हम AS7 या फिर पहले इंडेस वाले की बात करें, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू विच इज़ इंडेस 115। मुझे पहले दिन 1000 रुपया मिलने वाला है। मुझे फर्स्ट डे पे मुझे फर्स्ट डे पे 1000 रुपया मिलने वाला है। मतलब फर्स्ट डे पे मिलेगा नहीं, मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिलेगा। और ये जनरली ऐसा नहीं है कि पहले दिन या तो एंड में मिलता है, प्रोग्रेस पेमेंट होते हैं। मतलब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग बनते जाएगा थोड़ा थोड़ा पैसा मिलते जाएगा करके। और एट द एंड मुझे क्या मिलेगा? अगर जल्दी कंप्लीशन हुआ तो मान लो 4 साल में कंप्लीशन होता है तो क्या मिलेगा मुझे? 120 करोड़ मिलेगा वेरिएबल कंसिडरेशन। मुझे लगता है 4 साल में काम खत्म हो जाएगा। तो AS7 में इसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। फर्स्ट डे पे क्या मानते थे? रेवेन्यू 1000 करोड़। फिर उसके अगेंस्ट हम हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते थे और परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन कि अभी तक कितना काम हुआ, इतना परसेंट काम हुआ तो इतना रेवेन्यू बुक करो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जिसको बोलते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? तो इसका भी लॉजिक है। अब सीधा एंड में रिकॉग्नाइज करोगे रेवेन्यू तो गलत हो जाएगा पूरा 1000 का। 3 साल तक खर्चा हो रहा है तो जब जिस साल में खर्चा हो रहा है उसके अगेंस्ट रेवेन्यू बुक होना चाहिए। तो एक होता था कि टोटल कॉस्ट में से अभी तक इतना खर्चा हो गया है तो इतना परसेंट खर्चा हुआ है तो रेवेन्यू का भी उतना परसेंट रिकॉर्ड करो। आई होप मैं कैलकुलेशन लिखा नहीं रहा हूँ बट बोलने से समझ में आ जाता है, बिकॉज अपने को भी सिलेबस में नहीं है तो मैं वो करा नहीं रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कॉस्ट 800 का लगेगा, उसमें से अभी तक 80 का खर्चा हुआ तो 10% खर्चा हुआ तो 1000 का भी 10% मतलब 100 का रेवेन्यू बुक करो। कुछ समझा जो मैंने बोला? अच्छा, अब तो हम इस 120 को कब रिकॉर्ड करते थे? एंड में रिकॉर्ड करते थे। और स्प्रेड क्या होता था? 1000 रुपया स्प्रेड होता था, मतलब जो भी जिस हिसाब से काम होता है। तो उसमें एक चीज गलत हो रहा था, 120 रुपया क्या 4 साल के एंड में, 4th ईयर के एंड में कमाया है क्या? नहीं, वो भी तो 4 साल की मेहनत है तो वो स्प्रेड होना चाहिए, वो भी 4 साल में स्प्रेड होना चाहिए। इसलिए यहां पे ये ऐसा किया गया।
अब यहां पे क्यों 120 करोड़ नहीं लिया जाता था? कंजर्वेटिज्म A7 में कि जो मिलेगा नहीं मिलेगा डाउटफुल है, तो फिर लो ही मत उसको, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करो। बट इंडेक्स 115 बोलता है कि अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म से बेटर यहाँ पे आपको चांसेस किस चीज के ज्यादा लगते हैं उसकी होगी। आपको पक्का पता है काम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर पक्का नहीं लग रहा है तो फिर मत बुक करो, जैसे वो बोला था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फर्स्ट टाइम है। लेकिन आपको पता है आप सालों से काम कर रहे हो तो उसमें कोई गलत ये नहीं है, बुक करने में गलत नहीं है, आपको पता ही है कि आप कर ही लोगे काम, तो इसलिए वो स्प्रेड करता है 120 को। तो ज्यादा ट्रू पिक्चर जो शो करता है वो 115 करता है, बिकॉज वो 120 को भी स्प्रेड कर रहा है। ये खाली एक डिस्कशन था करके। अच्छा, और आप AS9 में क्या था? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। मुझे बताओ, गुड्स किसी ने ऑर्डर दिया तो हम बना के दे सकते हैं फटाक से? हाँ दे सकते, बना के दे दिया तो गुड्स दे दिया और पैसा रिकॉर्ड हो गया, एक साल के अंदर ही जनरली हो जाता है। तो उसमें बोला जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, और ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन AS9 का प्रिंसिपल AS7 में नहीं लिखा है, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। द रीजन, अगर ऐसा होता तो सीधा एंड में बुक करना पड़ता रेवेन्यू, तो 3 साल लॉस दिखेगा कॉन्ट्रैक्टर को और सीधा, या तो 4 साल लॉस दिखेगा और 4th ईयर में रेवेन्यू दिखेगा, अगेंस्ट एक छोटा सा कॉस्ट रहेगा उसके अगेंस्ट 4th ईयर का खाली। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा मेथड लाया गया था? परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन। तो उसके अपने अपने लॉजिक थे कि 9 में रिस्क एंड रिवॉर्ड क्यों लिखा था, क्योंकि वो गुड्स सीधा एक ही साल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, तो उसको स्टेज में तोड़ा गया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो ज्यादा बेटर पिक्चर डिपिक्ट होगा। अच्छा, ये चलो काम का नहीं था, ये बस बताने का था कि क्यों ऐसा है, और अभी वेरिएबल में क्या कौन ज्यादा पिक्चर शो कर रहा है ट्रू। ये नहीं इतना हुआ तो भी ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल जिसके थ्रू से कुछ बात करते हैं। लेट अस से अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूर TP इज इक्वल टू 1 ट्रांजेक्शन प्राइस इज इक्वल टू 1120। ये कैसे आया मालूम है? मैंने ऊपर एक लिखा हुआ है एक बार कि 12 महीने काम जल्दी होगा, तो 12 महीने काम जल्दी होगा, 1 महीने का 10 करोड़, 12 महीने का 120 करोड़, मतलब 1000 प्लस 120 1120 मिलेगा। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है मैंने ऊपर, या तो मान लो ये 1120 TP है करके, सिंपल, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो। अब इसमें ऐसा है ईयर 1, अभी एक्चुअल में बात करते जाते क्या क्या होगा करके। लेट अस टॉक अबाउट ईयर 1। अभी तो अभी आया बैठा है, अभी लगेगा ही टाइम, मतलब आप ब्रेक अभी दिया था जस्ट 10 मिनट पहले। नहीं, अगर आप पहले नॉक करके जाते तो मैं आपको बोल देता, बुलाने आ जाता। आप साइड से करना है तो कर सकते हो। अच्छा, ईयर 1 की हम बात करते हैं। ईयर 1 पे आपको सबसे पहले क्या दिया रहेगा वाल में? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। चलो मैं ईयर 1, 2, 3 और 4 की बात कर रहा हूं, और इसमें आपको क्या दे देता हूं मैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन कि कितना काम हुआ है। और ये कौन सा वाला है आपका? एक्चुअल में जब 1 साल खत्म हुआ और आपने 10% काम किया था, जब आपका ईयर 2 खत्म हुआ तो आपने तब तक आपका 50% काम हो चुका था, यहाँ पे 70% और यहाँ पे कितना? 80%। अब एक चीज आपको देख के आपको क्या लगता है, पहले ये पूछता हूं, ये चीजें क्यूमुलेटिव दिखती है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस? क्यूमुलेटिव ना, ऑब्वियस ही बात है। ईयर 1 में अगर 10% है और ईयर 2 में 50, मतलब 60 होता है, फिर ईयर 3 में वापस 70, मतलब 100 के ऊपर जाएगा ही कैसे? काम एट 100 तक ही जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि 100 होता, 10 ये होता, ये 40 होता, ये 20 होता, तो समझ में आता है कि कम ज़्यादा है, वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, मतलब वो ऐड होते होते आगे जा रही है, और वो 100 के ऊपर जाएगा अगर आप टोटल करोगे। तो मतलब वो कौन सा वाला है? क्यूमुलेटिव। थोड़ा सा IPCC में ऐसा वहाँ पे भी दिमाग लगाया गया है वैसा वाला, या तो कंफ्यूजन नहीं है तो मैं बोल देता हूँ पहले से क्यूमुलेटिव है करके, तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। ओके, क्यूमुलेटिव है। अब मुझे बताना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, टेल मी ईयर 1 में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? एकदम आराम से, इस चेयर को हिलाना मत बस। एक सेकेंड, उसको चले जाने देते हैं उनको। हाँ, नहीं तो शायद इस बार नहीं बचेगा, होगा गिरेगा तो क्या। अच्छा तो हाँ,
अच्छा 1120 इंटू 10% कितना आएगा 112। अच्छा ईयर 2 में कितना बुक होगा मुझे बताओ रेवेन्यू। मैं क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ, डेबिट में खर्चा है वो बुक होते जाएगा, लेकिन मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूँ। तो क्या ना इसे ऐसा भी कुछ कर सकते हो 1120 इंटू 50% 112। ये समझ में आता है सेकेंड ईयर तक 50% काम हुआ है तो इतना होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। ये मैंने शेयर बेस पेमेंट में भी ऐसा कुछ करवाया था, शेयर बेस पेमेंट में, कि अभी तक इतना बुक हो जाना चाहिए एक्सपेंस, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 और फिर ईयर 1 का माइनस करो। याद आता है सेम वे। तो ये कितना आता है। अभी आप एक शॉर्टकट भी कर सकते थे, आपको समझता है सीधा 40% आया तूने तो यही ठीक है, या 1120 इंटू 50% माइनस 112 करके। अब मैंने कभी बोला नहीं था, लेकिन बिकॉज इस स्टैंडर्ड में लिखा गया मैं इसलिए बोल रहा हूं। इस मेथड को ही क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस, कि मतलब क्यूमुलेट करते जाते हो फिर उसमें से चीजें हटाते जाते हो। ठीक है, अब यहां पे कितना बुक होएगा, और माइनस कितना होएगा। तो दो चीजें माइनस होएगी, या तो शॉर्टकट था 1120 का 50% भी करो तो भी चलेगा। नो चलो ठीक है, माइनस 112 माइनस 448, ठीक है कितना आता है 224। कुछ डाउट है या समझा मुझे बोलो, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब ईयर 4 में कितना बुक है रेवेन्यू बताओ मुझे, आप बताओ, आंसर निकालो ना, कैलसी पे आंसर 112। हाँ अब ये नहीं होगा, मैं समझाता हूँ क्यों। ये जो इसमें एडिट किया था ना 120, देयर वाज अ कंडीशन कि 4 साल में काम कंप्लीट होगा। तो तुम एक एक फ्लो में आ गए, मतलब वैसा है। ये कैसे बना था आपको भूल गए शायद आप, और ये बेस्ड ऑन बना था 10 करोड़ इंटू 12 मंथ्स पहले काम होगा करके। मतलब ये 120 निकालते टाइम एस्टिमेशन था दैट यू विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 4 years। बट जब आप जो सोचते हो जरूरी है क्या वैसा होता है, नहीं, देयर कैन बी अ डिफरेंस। तो नहीं 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 या फिर देख मुझे यहाँ पे पता ना अभी सुना उन्होंने, ध्यान दो। अरे अरे मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग, मैं जाते टाइम बोलूंगा ध्यान दो इधर। हाँ मैं पढ़ाना भूल जाऊंगा, पहले इधर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। पहले ये समझ में आता है ये 1000 आएगा या 1120 आएगा। ये 1120 कब लेते, जब ये कितना होता 100 होता, बिकॉज इट इज 80। इसका मतलब 4 साल में काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इधर वापस एस्टिमेशन किया जाएगा। आपको क्या लगता है आने वाले 5th ईयर में काम 5th ईयर के एंड में होगा या उसके 2 महीने पहले होगा। अगर मुझे लगता है 4th ईयर के एंड में मैं हूं, खत्म हो गया 4था साल, और मुझे लगता है आने वाले 10 महीने में काम हो जाएगा, मतलब कितने महीने जल्दी होगा 2, तो उस केस में ये 1000 नहीं आता। हाँ लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं रख रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि 5 साल में अभी कंप्लीट होगा काम। तो 1000 इंटू कितना बुक होना चाहिए अभी, और माइनस ऑलरेडी कितना बुक हो गया है 112 448 224। समझा जो किया। 16 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा तो ठीक है, तो रेवेन्यू ऐसे भी होगा शेयर बेस्ड पेमेंट के हिसाब से आपका।
बस और कुछ नहीं, तो ये समझाने का था कि आपका क्या होगा करके वैसा। ये साइड में कहीं पे लिखना है, जैसे भी मतलब एग्जांपल वो कहीं पे ये एक्स्ट्रा सम इसके ऊपर तो शायद नहीं है, थियोरी है मेरे हिसाब से। हाँ, पीडीएफ मिलने से कुछ नहीं है, एग्जाम के टाइम पे बुक खुलेगा, पीडीएफ नहीं खुलेगा। मेरे को देने में कुछ नहीं, मैं तो दे ही दूंगा तुम लोग को, वीडियो भी दे दूंगा, पीडीएफ क्या है। क्वेश्चन ही था ना ये, मतलब लिख के दो ऐसा, मतलब मैंने ऊपर ही ये क्वेश्चन है ऐसा, मतलब देखो ये क्वेश्चन है और उसका आगे सोल्यूशन है। अब वो मैं लिखा ये क्वेश्चन है और ये उसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ वाला, और लिखा जाएगा हाउ विल यू बुक द रेवेन्यू। अब वो ऊपर से ही कनेक्ट हो रहा है ना, रिफर अर्लियर एग्जाम्पल। नहीं लिखे क्या कुछ भी तुम? अच्छा, मुझे लगा शायद मैं जो भी लिख रहा हूँ तुम भी लिख रहे हो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है फिर ये भी क्यों छोड़ रहे हो? ये भी लिखी तो छोटा सा या नहीं? ठीक है, तो चलो इच्छा है तुम्हारी, मैं वैसे भी मेरे को टेंशन नहीं है, वेट कर सकता हूँ मैं वैसे। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ही फ्रेम करते, क्वेश्चन लिखो, मैं आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन है मान लो, अभी मैं अच्छे से नहीं लिखा रहा, यही क्वेश्चन है, ऐसा लिख दो। फिर मैं चीज लिखाता हूँ, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर, ऐसा मैं लिखाता हूँ। पहले इतना लिख दो, हाँ वो आएगा ना, पहले इतना तो लिख देते हैं। और ये वाला पार्ट हाँ चलो लिख दो, पूरा ही लिख दो। तो तुम लोग ने कुछ भी नहीं लिखा, वो प्रोबेबिलिटी वाला वगैरह वो सब? अच्छा, वैसे मैं जब लिखता हूं तब तुम भी फटाफट लिख सकते थे या नहीं? चलो मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ फिर। तुम पहले पेपर दो फिर देखते हैं। मेरे को देखना है कि अभी इतना पढ़ाया जो है उसका आउटपुट कुछ है कि नहीं। और दोनों स्टैंडर्ड काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से, शायद सबसे इजी स्टैंडर्ड वही रहेंगे। इसको मत करना, हाँ वो लिख लिया? तुम लोग 2 बार लिख रहे हो नहीं ना? अभी से हर हफ्ते टेस्ट रहेगा जब भी लेक्चर होगा। मैं चाहिए तो आज जाके एक स्पेसिफाई करता हूँ कि नेक्स्ट वीक जब भी हम मिलेंगे तब कौन सा टेस्ट होगा। और अगर तुम उतने हफ्ते में नहीं पढ़ पा रहे हो एक हफ्ते में, तो भूल जाना कि तुम एग्जाम तक भी पढ़ पाओगे, वो सिंपल लॉजिक रहेगा। और मेरे हिसाब से शायद सही में इजी था वो जो टॉपिक बोले थे, एम्पेयरमेंट काफ़ी इजी है। कितना पेज का है? 15 पेज का तूने लिखा था खाली 2 घंटे में। ऐसा ऐसा भी किया है क्या? अच्छा, इतना लिखा तो आगे लिखते कुछ? प्रोबेबिलिटी बेस में डाल देते हैं, पूरा एक बड़ा ही क्वेश्चन बना देते हैं, या नहीं फिर बना देते पूरा बड़ा क्वेश्चन? चलो ठीक है, इतना लिखो। एक है वैसे क्वेश्चन
रिपीट नहीं मारते है, बुक में है क्वेश्चन, छोटा रखते इसको, है सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बोलता हूँ अभी, वो बोनस वगैरह डालूंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा, वो मैंने वैसे लिखाया हुआ था, अभी समझाया था, मतलब इसमें एक लाइन और नीचे लिख देता, देयर इज अ क्वालिटी बोनस ऑल्सो इफ द बिल्डिंग इज लाइक कंस्ट्रक्टेड एज पर द रेटिंग गिवन, वैसा, सो इट इज़ दिस, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वगैरह, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है करके, वैसा, तो एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, बट वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। अब इसके नीचे खाली एक लाइन लिख देना सीधा, विदाउट एनी प्रोबेबिलिटी, कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन विद इन 4 years, ओनली 1 प्रोबेबिलिटी, टेंशन ही नहीं है। उस हिसाब से पेनल्टी वाला तो आपका यही हो गया, मतलब काम का ही नहीं रहा। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, कंपनी व्हेन आई से इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन विद इन 4 years, और यू कैन से एट द एंड ऑफ 4 years। लिखा ये नेक्स्ट लाइन पे, कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस एट द इंसेप्शन, कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब पहले ही दिन की बात हो रही है, कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस एट द इंसेप्शन, उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट, revenue to be recognized, revenue to be recognized in each year based on actual stage of completion, based on actual stage of completion। क्वेश्चन समझा वैसे ही क्या है कि पहले ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है और फिर रेवेन्यू हर साल कितना बुक होगा उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एट इंसेप्शन। पहला क्या हुआ, कुछ मिसिंग है क्या? क्या? अच्छा कंप्लीशन नहीं लिखा, सॉरी, बराबर इधर उधर है तो। अच्छा अभी आपको क्या लिखना है, तो you need to copy this part, year 1 2 3 4, then stage of completion आपका जो है। जिसने भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है टेस्ट सारे ही देंगे, पता तो चले कि कुछ याद आता है, अभी थोड़ा तो याद रहेगा ना। वैसे मैं मान सकता हूँ डिले मेरे भी पार्ट पे होता है पढ़ने में, तो तुम्हारे भी पार्ट पे होता है, बट तुम्हारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए वैसे। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा तो फिर सॉल्यूशन में पहले क्या आएगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। और ये जाने से पहले मेरे को याद दिलाना, कोई तो पेन ड्राइव में लेके जाओ उसके लिए, निश्चित के लिए कौन मिलने वाला है, तुम लोग दोनों नजदीक रहते हो या? 1 तारीख से तो सभी मिलने वाले। हाँ तो तू पेन ड्राइव या फिर मोबाइल में लेके जा, बिकॉज वो मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे नहीं भेज पाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा MB रहता है। वो निश्चित उसको दिया था ना, हाँ गया, वो घूम गया वो कुछ डेटा नहीं था ना, वो दे देगा, ऐसा कुछ नहीं, ढूंढने का कहीं ना कहीं पे रहेगा बैग में। ये लिखो सॉरी ये लिख दिया था ना कैलकुलेट, अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एट इंसेप्शन, हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एट इंसेप्शन।
आंसर लिख रहे हैं हम लोग, आंसर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एट इंसेप्शन। ये इतना वाला पार्ट लिखेंगे तुम लोग। हो जाएगा तो बता देना। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये सॉल्यूशन रहेगा आपका। और टेस्ट नहीं, ऐसा मार्क वाइज नहीं है, टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन से देखेंगे 4 में से कितने राइट जाते हैं। मान ले कुछ 8 मार्क का है और टाइम मैं बोलता हूँ 4 क्वेश्चन है ना, तो 40 मिनट्स 45 मिनट्स। क्यों, बहुत ज़्यादा हो जाएगा? टाइम ज़्यादा या कम? मैं या तो बोल रहा हूँ चलो सॉल्यूशंस का मतलब प्रेजेंटेशंस ये रहेगा, मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। तुम जहाँ तक हो सके बस मेरे को समझ में आए वैसे लिखो और आंसर निकालो, फिर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट देखेंगे कि कैसे और अच्छे से प्रेजेंट करना है। अभी पहला टेस्ट वैसा रखता है, एटलीस्ट आंसर तो निकालो। मतलब पूरा अच्छे से लिखना नहीं है, सीधा कैलकुलेशंस करो और फाइनल आंसर वैसा वाला। ये हो गया लिख के? डन ना? ओके। अच्छा, अभी आते हैं आगे वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20। अभी आप ये कर पाओगे और कर पाना ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आए करके। अच्छा, वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 20, एस्टिमेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन, उससे ही कनेक्टेड है। चलो, अगर आपको सबसे पहले ऐसा करूँ तो मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन रखूँ और आपको थोड़ा सा टाइम दे दूँ सॉल्व करने के लिए।
देखो लास्ट में क्या पूछा है, क्या पूछा है, एक बार ऐसा करते, अभी समझा दिया इतना तो ज़रा देखते हैं। डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, कि आप खुद कर पाते हो कि नहीं, वैसा है। सो क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट लाइन में लिखा है डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, ऑलमोस्ट सारा समझा दिया है, देखना रफ में आंसर निकालो। चलो टीपी चाहिए मुझे, रीड द क्वेश्चन एंड कैलकुलेट टीपी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट्स इट। रफ में जो भी करना है वो। फिर मैं पढ़ता हूँ, इस बार ऐसा करते, पूरा समझाया है, ज़रा भी एक भी वर्ड नहीं रहेगा जो नहीं समझाया करके। इसलिए मैंने वो पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं करवाया, वो बोला इसमें आने ही वाला है सारा। तो चलो कभी कभी ऐसे भी करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप करें। ट्वेंटी 29.125, हाँ 125 शायद। दूसरे का कुछ आया कि नहीं आया, कर फिर 1 मिनट और है, देखो ज़रा, बिकॉज ऑलमोस्ट रेप्लिका है जो समझाया उसका कुछ ऐसा। ये अलग क्यों है वैसे 125 की जगह पे? तेरा फिक्स कंसिडरेशन 25 है, देन हाँ, और परफॉर्मेंस का 3.75 मतलब परफॉर्मेंस बोनस का तो 2.125 है ना शायद। हाँ उसमें ये पहला 15% है ना। अरे प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ नहीं समझे तुम, 100% की प्रोबेबिलिटी होती है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है वहाँ पे 0 आंसर है। हाँ ऐसा लिया कि नहीं लिया? 3.75 इंटू 25%, 2.5 इंटू 40%, बराबर 1.25 इंटू 15%। हाँ वो कैलकुलेशन है। कौन सा कैल 3, 1 सेकेंड, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या? हाँ ये वो 1.25 है ना लास्ट वाला, वो 5% ऑफ दिस ना, हाँ 20 और लास्ट वाला इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 25, 40, और ये कितना बनता है टोटल? 80, मतलब 20% चांस है कि 0 रहेगा। चलो मैं करता हूँ, नहीं देता तो शायद ऐसा लग रहा है, फिर बेटर है मैं रीड करता हूँ। चलो फिर भी क्वेश्चन आना चाहिए था वैसे, क्या डाउट है देख। 5% था ना, हाँ 1.25 आता है, वो मैंने उधर पता नहीं क्यों 5 लिख दिया। तो अभी से ऐसा ही करा करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा तो तुमको करने दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट।
चलो पढ़ते हैं। AST लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कुछ तो हम बना के दे रहे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में फैक्ट्री हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी बना के दे रहा है। द एंटिटी डिटरमाइंस दैट द, या तो फैक्ट्री बना के दे रहा है, आप जो भी बोलो। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या तो ये मशीनरी या तो जो फैक्ट्री बना के दे रहा है उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेटिस्फाई होगा। कंस्ट्रक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 36 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट कितना साल लगेगा, 3 साल लगेगा। एंड एग्रीड अपॉन अ प्राइस ऑफ 25 करोड़ करके। तो चलो अगर मैं इसका समराइज बनाऊं, AST है जो कॉन्ट्रैक्टर है और कस्टमर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 20, देयर इज वन कंपनी नोन एज AST लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्टर है। देन ये किसको बिल्डिंग बना के देगा, तो किसी एक कस्टमर को। इसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, तो इसको क्या बना के देना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन करके देना है। उसके अगेंस्ट उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो PO रहेगा उसको क्या क्या मिलेगा, तो उसको यहाँ पे है ना टोटल, ये हो गया PO, दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट TP। TP कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है मालूम है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फिक्स्ड कंसीडरेशन, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ फिक्स कंसीडरेशन। एक्चुअली में इसको वर्टिकली भी लिख सकता था, अभी मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। उसके बाद एक क्या आएगा आपका, चलो अगर मैं थोड़ा सा ऐसा करूँ तो देखो शायद ज़्यादा बेटर है। फिक्स के बाद मैं इधर लिख देता हूँ वेरिएबल कंसीडरेशन। और इसके कितने पार्ट करता हूँ, 2। पहले मैं सीधा 3 पार्ट करने वाला था, फिर मैंने बोला फिक्स्ड और वेरिएबल लिखते हैं, फिर वेरिएबल के 2 पार्ट्स करते हैं। एक है आपका परफॉर्मेंस बोनस, और एक है आपका क्वालिटी बोनस। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ये जो डायग्राम बनाया है। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन अहेड। इफ आई से, तो 25 करोड़ रुपया मिलने वाला है, वो फिक्स है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 25 करोड़, ये फिक्स है। और इसको बनाने के लिए कितना मंथ्स लगेगा मालूम है, 36 मंथ्स, और यू कैन से 3 ईयर्स। आगे जाए, ओके रीड करते हैं आगे। what is written is the entity has the opportunity to earn what performance bonus। अच्छा परफॉर्म करके जल्दी काम करो, थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे। क्या क्या है, 15% ऑफ, क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मालूम है, 25 करोड़। फिर 10% है, फिर 5% है। तो ज़रा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो सबसे पहले बोनस कितना मिलेगा, तो पहले वाले केस में 15% ऑफ 25 इंटू 15% मिलेगा, या तो 10 या तो 5, या तो 10 या तो 5। तो कितना आता है, 25 का 15%, 3.75, 2.5, 1.25। क्लियर है ये चीज। लेकिन ये बोनस तीनों नहीं मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी दे रहेगी उसकी कि इसके क्या क्या चांसेस है। तो ऐसा बोला है, %15 बोनस मिलेगा इफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड बाय 30th मंथ, 30 महीने में, मतलब 6 महीना पाए। और इसके होने के चांसेस कितने हैं, 25%। मतलब आपको एक तरीके से ये इतना रुपया बोनस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.25 इंटू किया जाएगा,
और उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 40 है एंड 15 है 0.40। और हमेशा ना प्रोबेबिलिटी का टोटल लिया करो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहता वो हमेशा 1 आना चाहिए, या तो परसेंटेज में तो 100 आना चाहिए। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली, अगर आप ऐड कर दो 25% प्लस 40 प्लस 15 40 80 होता है, तो 20% मतलब 20% चांसेस बोले नहीं है, मतलब 20% चांसेस है कि काम टाइम पे खत्म होगा, मतलब बोनस नहीं मिलेगा, तो मतलब 0 बोनस मिलेगा उसका है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे आंसर निकालते हो, कितनी आती है आपकी वेरिएबल कंसीडरेशन? फाइनल आंसर 1 2 3 4 और चारों का एडिशन। देखो ये आता है क्या, आया। अब ये वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज किया उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट रिलायबल वैल्यू? एक्सपेक्टेड, जितनी वैल्यूज थी उसमें से मोस्ट रिलायबल, मतलब दोनों में से एक सेलेक्ट किया जो रिलायबल थी, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अगर आपको बोलूँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ये क्यों यूज किया अगर मैं बताने जाऊँ, एज मोर देन 2 probabilities। क्लियर है यहाँ तक? आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है एक सेकेंड, किधर था पता नहीं अभी वो। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा फुल विंडो में, पता नहीं। कहाँ पे थे ये, कौन सा था? अच्छा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? अच्छा यहाँ तक प्रोबेबिलिटी निकाल दी थी ना, आंसर आ गया था। अब इधर है नहीं लेकिन आंसर आया था 2.125। और ये कौन सा वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, मेथड
अच्छा, और क्या मिलने वाला है देखो क्वेश्चन में लिखा है, तो बोला इन एडिशन अ कंपनी विल गेट पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस के बाद अर्ली कंप्लीशन इन एडिशन टू दिस, और क्या मिलेगा, AST लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी बोनस ऑफ 2 करोड़ इफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर असाइंस द फैसिलिटी अ गोल्ड स्टार फैसिलिटी, कि मतलब जो भी है सेफ्टी के हिसाब से हेल्थ के हिसाब से बराबर, अगर ऐसा असाइन हुआ तो 2 करोड़ का बोनस देंगे बाय द एजेंसी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ACE Limited concludes that it is 60% likely that it will receive the quality bonus, तो या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, देर इज बाइनरी, मतलब येस और नो, और मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो सीधा कौन सा मेथड यूज होगा, मोस्ट रिलायबल, मतलब सीधा कितना आ जाएगा आपका, कितना मिलेगा, 2 करोड़ आ जाएगा। ये फाइल का साइज बहुत बड़ा हो गया लगता है, शायद दूसरे इसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे इस पे लिखते हैं, पहले इधर लिख देते हैं, 2 करोड़ लिख देना जरा। ये वापस गायब हो गया, ये इधर कितना था ये 2.125, और इधर कितना आएगा 2 CR। अब क्या करना है आपको, 25, 2.125 और 2 करोड़, इनको ऐड करना है बस।